Hello and welcome all of you in online classroom of future defense। मैं हिमांशु बच्चानी जुड़ चुका हूँ आपके साथ में 2020 के पूरे मैथमेटिक्स के 50 के 50 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस। तो शुरुआत करेंगे आज हम 50 क्वेश्चन की। और मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के बारे में हम जल्द से जल्द का कोई मेथड होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस। कुल मिला के एक तरह से ये वीडियो आपको पूरा कोर्स रिविजन कराने के लिए है। ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है आपका भैया जी, बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं करना है, काटो सिंप्लीफाई करो और जितना आप जल्दी कर सकते हो आपके लिए अच्छा है। और जल्दी कैसे करेंगे सर? प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ज़्यादा मजा आएगा। देखिए 2 से 4 कट तो आया 2, ये आ गया माइनस का 6/5। ठीक है, ये माइनस का जो 10 है, ये जो माइनस का 10 है ये इधर माइनस ले आएगा। अब 3 3 जा 5 2 जा, तो ये सिर्फ माइनस का 6 बचा, नीचे हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं इसका 1 होता है। ये बचा हमारा माइनस का 3/8। इनका एलसीएम लेंगे तो सर आएगा 40। देखो सब में 40 तो है ही, तो हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया जी 5 8 जा 40 जा 8, 1 40 जा और 46 जा 40, 8 5 जा 40 और 5 3 जा 50। अगर इनको जोड़ेंगे माइनस 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 प्लस होगा ना, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 3/40, ऑप्शन डी। बहुत ही आसान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछता है द एब्सिस का ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओरिजिन, डन और वाई एक्सिस। भैया जी अगर आपने कोऑर्डिनेट है तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ज्ञान होगा कि अगर हम कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा है 2,3, तो ये इसका एप्सिस का और ये इसका ऑर्डिनेट, यानी कि ये इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और ये इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो आपके पास आपका जवाब आ ही चुका है, यानी कि ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इफ दिस। जो भी आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है, आपको इसमें ये चेक करना है सबसे पहले कि सर आपका इस बेस सेम है कि नहीं। अगर बेस सेम नहीं होता है तो जनरली आप क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं। लेकिन उन लोगों ने हमसे ज्यादा तकलीफ नहीं करवाई है, हमको बेस सेम दिया है तो हम लोग सीधा सीधा पावर कंपेयर कर सकते हैं। 3 - 6 आपका आ जाएगा माइनस का 3, m-1 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये एन एम नहीं है, ये m-1 ही होगा, शायद एन मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन बी। जब बेस सेम होता है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा है। अब आपसे पूछ रहा है इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2 और 3 देन विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पढ़ा है ना डिविजिबिलिटी रूल्स और स्क्वायर्स में कि भैया 2 और 3 तो डिविजिबल है ही नहीं 4 से, बात ही खत्म, सोचने जैसा था ही नहीं। अब बात करते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन। अब पांचवें नंबर क्वेश्चन का ना थोड़ा सा, जिन बच्चों ने अप्रोक्सीमेशन या फिर स्क्वायर्स पढ़ रखे हैं ना मेरे से नहीं या किसी से भी पढ़ रखे, तो उनको इसका ज्ञान होगा तो कैसे करना है। यार मुझे एक बात बताओ, 20 2 3 0 4 2 3 0 4 एक्चुअल में किसका स्क्वायर रूट है? तो हम देखिए 0 4 है पीछे, तो या तो ये लास्ट डिजिट 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, और 23 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर है? 16 और 25। हम हमेशा छोटा वाला चूज करते हैं, और ये किसका स्क्वायर होता है भैया? 4 का। अब ये देखिए कि जो 23 है वो छोटे वाले स्क्वायर से ज्यादा पास में है या बड़े वाले से? बड़े वाले से, तो ऑब्वियस सी बात है 48। तो ये 2304 है भैया। अगर हम सब पॉइंट को इग्नोर करें तो, सब पॉइंट्स को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इक्वल डेसिमल प्लेसेस पे है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आ गया भैया हमारा 48। उसी तरीके से अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें, फिर से जो लास्ट वाली डिजिट है वो भैया 4 है, तो आंसर या तो इसकी लास्ट डिजिट में 2 होगा, या सॉरी हाँ 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, 17 के आसपास कौन से स्क्वायर है सर? 16 है और 25 है, हम छोटा वाला चूज करते हैं, का आएगा 42। तो हमारे को मिल चुके हैं हमारे दोनों, और डेसिमल्स को मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब इक्वल डेसिमल प्लेसेस पे हैं। ठीक है, अगर इक्वल पे नहीं होते तो हमारी कहानी कुछ और होती।
तो ये 48 प्लस 42 अपॉन 48 माइनस 42, ये होता है 90, ये हो जाएगा 6, 90/6 इज इक्वल टू 15, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत ही आसान, मजा आ गया। 3 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3:4, और आपको ये फाइंड करना है कि उनके क्यूब्स का जो सम होगा, अगर वो इसके इक्वल होगा तो कौन कौन से नंबर है। तो अब देखो, जनरली आप लोग ऑप्शंस में चेक करते हो, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे ना, तो आप लोग सोचोगे कि यार ये तो सारे के सारे सही है क्योंकि हर किसी को 2:3:4 में दे रखा है। लेकिन देखिए कुछ ये इसको आप क्या मान सकते हैं, 2x, 3x, 4x, इन सब के क्यूब का सम, यानी कि 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 33957। ठीक है, ये आ चुका है आपके पास। अब 64 प्लस 8 होता है आपका 72, 72 और 27 हो गया आपका 99, यानी कि 99x क्यूब बराबर इसके। अब इसको अगर आप काटेंगे तो देखिए क्या आएगा, 900 में 3 पर वहां चला जाएगा 4 और 3, तो आपका x क्यूब आ जाएगा आपके 343 के बराबर। अब बच्चा बच्चा यहाँ जानता है सर कि 343 किसका क्यूब होता है सर, 7 का होता है ना, खत्म कहानी। 2x हो जाएगा आपके 14, कहाँ पर है, ऑप्शन सी। भैया x की वैल्यू 7 आ गई तो 2x 14, 3x 21 और 4x 28, फिनिश। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कोई भी क्वेश्चन नहीं, अगर आपको एक बारी में समझ आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ हर चीज। चलिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 8, 9 10 10। लीस्ट मध्य, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ तो ऑप्शंस खत्म कर सकते हैं। पहले तो ये ढूंढ लो कि कौन कौन सा स्क्वायर है। ये स्क्वायर नहीं है, अरे 3.6 इंटू 10 इंटू 100 लिखा हुआ है इसने, यानी कि ये ऑब्वियसली 360 की ही बात कर रहा है। ए और डी तो कट हो गए, दो ही परफेक्ट स्क्वायर है, एक बी है और एक सी, दो ही परफेक्ट स्क्वायर है ना, मानते हो कि नहीं। ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 60 का। अब आप मुझे बताओ, ये 36 है, क्या वो 10 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी ही आंसर है। तो इन चीजों को आप लोग सिर्फ ऑप्शन से देख के ही मात्र 10 से 15 सेकंड्स में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अच्छा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स आप सब लोगों को पता ही है कि भैया ऑड वाले नंबर ही, ऑड वाले जो नंबर हैं उनको ऐड करो, इवन वाले जो नंबर है उनको ऐड करो, फिर उसको माइनस करके देख लीजिए कि आपका 11 जो है वो मल्टीपल है कि नहीं। अगर आप इसको करेंगे तो देखिए 1 + 4 9, 9 + 0 9 प्लस ए 9 + ए 18 + ए। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 5 6 0 और 11, तो 18 + ए और 11, यानी कि आ गया 7 + ए। अब ये जो 7 + ए होता है मेरे भाई, ये 11 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो अगर हम ए की वैल्यू 0 रखें तो आएगा 7, डिविजिबल नहीं है। अगर हम ए की वैल्यू 4 रखें तो 7 + 4 11, बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 4। भैया डिविजिबिलिटी रूल्स तो बहुत ईजी है, इससे जो भी क्वेश्चन आता है मुझे लगता है आप आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन, क्या जी ये बोल रहा है, अगर 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर तो लास्ट डिजिट होगी ना वो सेम होगी। मुझे एक बात बताओ, 3 5 जा 15 होता है, अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पर 5 आने के चांसेस है बिल्कुल, इसके अलावा है ही नहीं कहीं पे 5। तो चलो है 5, दूसरा देखो, अब हमको ये मिल चुका है 3 5 जा 15 तो यहाँ पर 1 कैरी। अब कितने से आप इसको मल्टीप्लाई कराएं कि 7 आ जाए, मतलब एक तो ऐड होगा ना, तो 3 + 6 + 1, तभी तो 7 आएगा, हाँ कि ना।
ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन है। अगर बी यहाँ पर 5 रखोगे तो आप क्या होगा, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, यहाँ 6 आ जाएगा, जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, गलत कर देगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर ऑफ 4 7 1 z प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 9। आप लोगों को डिविजिबिलिटी ऑफ 9 तो पता ही है ना, कि 7 और 4 11, 1 12, 12 और 8 20 हो गए आपके। अब 20 प्लस जेड जो है वो 9 से डिविजिबल होना। 9 की टेबल अगर आपको आती है तो 9 1 9 9 2 18 9 3 भैया जी ए सी वैल्यू अगर 7 हो गई, ये 20 प्लस जेड क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 27 बन जाएगा, और वो 9 बल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या बात है। अब पूछ रहा है इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ ट्राइंगल इज, भैया जी √3/4 साइड स्क्वायर आप लोगों का होता है इसका। अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, ये √3 से रूट कट, एक मिनट, हाँ, अब आ जाएगा ये 64 × 4। भैया जी क्या होता है 64, 6 चौक 24 240, ये 4 चौक 16 यानी कि 256। और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होता है, ये 256 किसका स्क्वायर होता है, क्या बच्चे बच्चे को पता है। साइड स्क्वायर आपका 256 है, तो साइड आ जाएगा √256 यानी कि 3। क्या भैया, बहुत आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं हुआ तब तो फिर भैया हेरॉन्स फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करे जा रहे हैं हम लोग, समझ ही नहीं सर कुछ। फिर भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि कट रहा है रूट, तो हम क्यों नहीं, और स्क्वायर रूट में तो आप लोगों ने महारत हासिल करी हुई ही, ठीक है। 12th वाले क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये ए क्यूब नहीं है, ये ए स्क्वायर है ये। चलिए अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस वाले की बात, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा भैया, 4m² माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया सर, और नीचे है 2m प्लस ए, सॉरी ये ए माइनस बी। अगर इसको गौर से देखो तो ये किसकी आइडेंटिटी है मेरे दोस्त, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना ये, बिल्कुल है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 4m² माइनस का होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है हमारे साथ, m प्लस b। अब अगर पूरे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4m² को मैं लिख सकता हूँ सर 2m का स्क्वायर। तो ये रहा आपका a, ये रहा आपका पूरा वाला b, इस पूरी टर्म को b मानना है, तो ये साफ साफ आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि क्या होता है सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, आपका आंसर आ गया, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। मामला समझ आ गया, बहुत अच्छे। वो बस ए क्यूब नहीं था, उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, वो टाइप हो गया है क्या दी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज ए एंड बी इज 3:5। ठीक है भैया, रेशियो दे रखा है ए और बी के बारे में हमको बाय 5 का। दूसरी ट्रेन के बारे में, बी ट्रेन के बारे में आपको ये बता रखा है कि सर 300 किलोमीटर चल रही है 4 घंटे में, यानी कि स्पीड स्पीड कितनी हो गई है 75 किलोमीटर। यानी कि ये जो 3/5 है, इसमें से हमको बी की वैल्यू 75 दे रखी है, ए हमको निकालना है सर। निकाल सकते हैं सर, 5 15 जा और 15 3 जा 45,
आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ी हुई है मैं आपको समझाता हूँ कि भैया अगर उनकी स्पीड का रेशियो सेम है और एक स्पीड हमको दी, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं करके प्रपोर्शन निकाल के, ठीक है। चलिए, 2 years ago, Dilip was 3 times as old as his son, and 2 years hence, twice his age will be equal to the 5 times that of his son. The present age of son and Dilip are, अरे क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भैया जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिलीप के सन की। सन की एज को हम मान लेते हैं एक्स, में किसके कही जाता है। तो भैया जी आज से, अब क्वेश्चन बस बोल रहा है 2 years अगो, यानी कि 2 साल पहले, 2 years अगो दिलीप की एज क्या रही होगी, दिलीप के सन की, x-2, है ना। दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, और उस टाइम दिलीप की क्या एज थी भैया, उस टाइम दिलीप की एज थी 3x-2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3x-6, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड टू, अच्छा यहाँ से अब अगर अब देखो ये 2 साल पहले दिलीप की एज है, अगर अब दिलीप की प्रेजेंट एज की बात हम करें तो भैया इसमें से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट एज में ये 2 साल पहले थे ना, तो अगर आप 2 साल पहले किसी चीज को बारेंगे तो आप मतलब 2 साल पहले आप 18 के थे, या 20 के हो गए, तो आप में 2 ऐड हुआ है, तो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x-4, ठीक है। या अगर मैं बात करूं मैं 2 साल पहले 18 साल का, तो आज मैं 20 साल का हुआ। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको बोल रहा है कि 2 year हैंस, इसका मतलब यह है कि आने वाले अगले 2 सालों में, अगले आने वाले 2 सालों में जो दिलीप की एज होगी, दिलीप एज इन फ्यूचर लिख देते हैं भैया, वो कितनी होगी 3x-2, क्योंकि और 2 ऐड हो जाएगा, और जो सन है उसकी एज जो प्रेजेंट है उसकी फ्यूचर में हो जाएगी x+2। इक्वेशन तो समझ में आ गई। कह रहा है ट्वाइस हिज एज विल विल बी इक्वल टू द 5 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि अगर दिलीप की एज का हम डबल कर दें तो भैया वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 times of x+2, ये हो जाएगा 5x+10, ये हो जाएगा 6x-4, ठीक है, बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है 14, यानी कि ऑप्शन ए, ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे एजिस वाले क्वेश्चन को ना अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, मतलब मैं बताता हूँ आपको अगले वाले क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एजिस के, इसमें तो 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा अच्छे से जिसमें आप इजीली कर सकते हो। तो अपन ने इसलिए ऐसा किया है ताकि अपना एक बार थोड़ा सा इक्वेशंस बनाने का भी रिवीजन हो जाए। और कई बार क्वेश्चन होता है सर जो ट्रिक ट्रिक समझ में आ रही नहीं होती है उस वक्त फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट इस पावर वाली बातें याद आती है और उसी से क्वेश्चन होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज, भैया डाइस में 7 होता ही कहाँ है, होता ही नहीं है। A's income is 60% more than that of B. By what percent is B's income less than A? अब भैया जी ये बात कर रहे हैं ए की इनकम जो है ना, एक मिनट पॉज करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं A's income is 60% more than B, then what percent of B income less than A's? अरे यार इसमें ना बहुत ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लिया करो, assumption कर लिया करो। जैसे मान लो कि यार ए की जो ए है वो बी से 60% ज़्यादा है ना, तो बी की मान लो 100, ए की ऑटोमेटिकली 160 हो गई, है ना, 60% ज़्यादा ही तो है, और क्या है। अब भैया 160/100 का जो फ्रैक्शन है वो तो 60% दे देगा आपको, है ना, 60% मैक्सिमम दे देगा आपको। अब आप इसमें से ना 100/160 निकालोगे ना, तो आपके पास आएगा 62.5। अब आपसे वो
रहा है कि कितनी इनकम लेस है, तो 6,500 में से माइनस कर 37.5 आंसर है आपका। ऐसी चीज़ों में आप अजम कर लिया करो, जल्दी हो जाता है काम। वरना आप अगर ऐसे वो फ्रैक्शन बनाओगे उन सब से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, अपने को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन 10-10 सेकंड में अगर क्वेश्चन निपट रहे हैं, मेरे ख्याल से काम बेहतर है अपना। अब पूछ रहा है बाय जॉइनिंग दीज कोऑर्डिनेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड, अ ट्रायंगल, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन एक्सिस। यार लोकेट करके तो देख ही सकते हो। ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कुछ इस तरह का बनेगा आपका। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि x तो हिल ही नहीं रहा है, जो हो रहा है y ही मूव हो रहा है। का मतलब ये है कि एक लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि ऑप्शन डी। अब अपन बात करते हैं किस क्वेश्चन पे आएगा बचपन। द नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड, अरे भैया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेंज क्या होती है आपकी, मान लो जी मेरी रेंज क्या है, मैंने बोल दिया कि एक वाईफाई चला रहा हूँ, उसकी रेंज क्या है, कितना दूर तक जा सकता है, या उसके लिमिट्स क्या है, ये और ये यहाँ तक आपकी रेंज है। By selling 33 meter of cloth, a draper loses an amount equal to the selling price of 3 meter of cloth. Find his gain or loss percent. कहते हैं कि इंसान अगर 33 मीटर कपड़ा बेचता है ना, तो उसको 3 मीटर कपड़े का लॉस हो जाता है। उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है, 3 मीटर के कपड़े की सेलिंग प्राइस होती है ना, उतना उसको लॉस हो जाता है। यानी कि अगर आप सोचो, अगर मैं कह देता हूं उसने 36 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है, 33 मीटर कपड़ा सेल कर दिया, उसको 33 जितना ही मिला ना, बाकी 3% तो चला गया, 3 तो लॉस हो गया उसका, मानते हो। तो 33/36 का आप फ्रैक्शन फॉर्म निकालो, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कितना आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 मीटर कपड़ा लूज होगा, 36 मीटर जब बेचेगा तब उसको 3 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो है वो लूज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है भैया जी, आपको भैया इसका बस इसका परसेंटेज फॉर्म निकालना है, और इसका परसेंटेज फॉर्म अगर आप लोग देख लें तो ये आएगा इसके बराबर, अगर आप करके देख ले तो। हाँ, इन चीज़ों में आपको ना फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाले लर्न होने चाहिए। अगर आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाले लर्न नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 0.83 है यहाँ पर भी, परसेंटेज वही आएगा 8.3। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, द एज ऑफ द न्यू क्यूब इज, या 3 क्यूब ये मेटल के को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, वो मेल्ट होने के बाद उस पूरे मटेरियल से एक बड़ा सा क्यूब बनाया। अब आपको पूछ रहे हैं कि भैया बताओ उस क्यूब की एज, यानी कि उस क्यूब की साइड कितनी होगी। आपको पता है कि इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा वो होगा x क्यूब, यानी कि इसका क्यूब रूट ले लेते हैं हम। ठीक है, का हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो हमारे को x मिल जाए। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, आप तीनों को याद होना, आप लोगों को ये तीनों आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो अभी मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्यूब है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8, 2, 7 और 1, 1728 आएगा। अब 1728 किसका क्यूब होता है भाई, अगर 1 to 50 की लर्न है तो आपको ये पता होगा कि ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, बहुत सिंपल, ज़्यादा दिक्कत नहीं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। मैंने बोला कि यार देखो इन सब चीज़ों में क्या करा करो ना, थोड़ा सा अजम कर लिया करो। मान लो कि तुमने एक 100 रुपए की चीज़ खरीदी है, एक 100 रुपए की चीज़ खरीदी है, तुमको पहले 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% जब डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ, 80 रुपये मिला। अब 80 रुपये में मिल रहा है वो चीज़, लेकिन फिर एक और कोई महान व्यक्ति आ गया, उसने बोला कि भैया 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 ये हमारी जान पहचान के है, इनको 10% का डिस्काउंट और दे दो। तो उसने क्या करा, 80 में से 10% का डिस्काउंट और दे दिया, 80 का 10% होता है 8, आपको फाइनल वो पड़ा 72 रुपीज में। अब 100 रुपये का था, 72 का पड़ा है
यानी कि 28% का डिस्काउंट मिल गया हमको, ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन पता है ना भैया, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के दोस्त है, अच्छे प्रेमी है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा घटेगा। नंबर ऑफ शीट्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज बाय देयर टोटल वेट इज इंक्रीज। अब मैंने बोला कि भैया एक कार्टून ले लो, उसमें अगर मैं नंबर ऑफ शीट जितनी डालता जाऊंगा तो उसका वेट बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, शीट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, और यहाँ पर पूछ रहा है विच इज नॉट अ केस ऑफ। मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस विद अ फिक्स्ड स्पीड। अब सीधी सी बात है भैया जी, ये भी नहीं है, क्योंकि आप उतना ही डिस्टेंस कर सकते हो ना जितना पेट्रोल है। ज्यादा पेट्रोल है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, कम पेट्रोल है कम डिस्टेंस कवर कर लोगे, तो ये भी नहीं। मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन अ क्लास। अगर मेरी एक क्लास में भैया 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मुझे ज़्यादा फीस देंगे, 15 बच्चे आएंगे तो और ज़्यादा देंगे, 20 बच्चे आएंगे तो और ज़्यादा मिलेगी, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज टू कंप्लीट द सेम, अगर ये बात है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया एक काम पे मैंने लगा दिए 6 आदमी, और वो कर रहे हैं 4 दिन में। अगर मैंने वो 12 आदमी कर दिए तो वो 2 दिन में ही कर देंगे। आदमी बढ़ा रहा हूँ, टाइम कम हो रहा है, तो ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन। ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। 23 में आपको देखिए, इसमें ना आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटीज लर्न होती है तो आप लोगों को सामने सामने दिख जाता है कि चीज़ें कैसे बने। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बात करें हम 23 क्वेश्चन की, तो ये बोला है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, और आपको निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी पता है क्या ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की? ये होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर किसी में आ जाएगा। अच्छा, हमको 23 वैल्यू दे रखी है इस पार्ट की, तो ये तो लिख दिया हमने 46 2 से मल्टीप्लाई करके। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, देखिए 9 दे रखी है, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मेरी बात बता भाई एक बात, अगर ये 46 उधर चला जाएगा, ठीक है, 46 हमारा इधर आ गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि ऑप्शन ए। खत्म, था ही नहीं। हाँ, अगर आइडेंटिटी याद नहीं होती तो फिर नहीं हो पाता भैया, और आइडेंटिटी याद होने से कुछ नहीं होगा, ऐसे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना वहाँ पर भैया आइडेंटिटी याद भी होगी ना, और क्वेश्चन ऐसे कई नहीं किए हुए होंगे ना, तो ये समझ नहीं आएगा कि क्या काम करना है, वहाँ सोचते ही रह जाओगे बस। अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा करो, ठीक है यार। और ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है, अनशन on dividing 200 into two parts, 1/3 of first part and 1/2 of the second part are equal। दो पार्ट कर दिए मैंने ए और बी, अब 1/3 ऑफ ए और 1/2 ऑफ ए इक्वल है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है। यही बोल रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि 2/3 का रेशो कर लो। अरे हाँ कि ना, तो 2/3 का रेशो करोगे तो आ जाएगा 80 और 120, ये दोनों मिला के 5 होता है। 200 डिवाइडेड बाय 5, 40, 40 इंटू 2 इज 80, 40 इंटू 3 इज 120। रेशियोज के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इनको ये बातों में, लेकिन हाँ आप उस चीज़ से इक्वेशन बना के वापस इनको रेशियो की फॉर्म में ला सकते हो। ये तो कर ही सकता है, हर बच्चा कर सकता है। यहाँ पर भी तो आप लोग ऑप्शन से भी तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ ये लार्जर पार्ट के बारे में पूछ रहा है भैया, लार्जर पार्ट के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों को तो मैं ऐसे ही हटा। 200 का लार्जर पार्ट 40 और 80 तो नहीं, बचे 120 और 150। अब 120 का अगर मैं 1/3 निकालूं क्या आएगा 40, अब बचा हुआ यानी कि 80 का हाफ क्या होगा 40, बस खत्म। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो क्वेश्चन को, बाकी दो
क्या है हर क्वेश्चन। अब बात पूछ रहा है ऑन सेलिंग अ फैन ऑफ रुपीज 810 सुनील गेन्स 8% फॉर हाउ मच डिड परचेज इट। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है। भैया मैं होता हूँ, अगर आपकी जगह मैं होऊंगा ना, तो ऑप्शन ही चेक कि इनमें से किस में 8% बढ़ाने पे 810 पहुंच, जबकि सीधी सीधी मुझे दिख रहा है कि इसका 10% 65 है और इसका 67.5 है, तो ये तो 810 नहीं पहुंचना। इसका 10% 70 रुपए है, तो अगर मैं 700 में 10% भी जोड़ देता हूँ तो 770, तो भी मैं 810 से बहुत जो, और ऑप्शन डी ही आपके पास बचा। इसका 10% है 75, अगर आप जोड़ोगे तो 810 से आगे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 8% कम ही होगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया ठीक है, वरना क्या कर रहा है भैया, टीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। एसपी आप लोगों को दे रखी है 810, कॉस्ट प्राइस एक्स, और 8% किसका मेरे भाई, 8% किसका, एक्स का ही। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे ना, और दो तीन चीजें हैं भैया नीचे, 180 वेट, वो हाँ गेन परसेंट वाला फॉर्मूला, उसको भी करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा ऑप्शंस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इतना तो आप लोग सीख ही सकते हैं कि आप 10% जो होता है भैया 810 का 81 है, 750 का 75 है, 675 का 67.5 है, ये आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो इनसे क्या है ना क्वेश्चन जल्दी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये रेशियो नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको स्टेटमेंट खत्म किया है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से कि इफ टी की पावर 2x मल्टीप्लाई है, ये x नहीं है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इंटू थ्री की पावर x प्लस थ्री इंटू 3 की पावर 4 - x इज इक्वल टू √310। √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर हाफ होना, और इंटू 10 है तो 3 की पावर 5। रूट का मतलब यही होता है ना कि भैया पावर हाफ है, तो अगर पावर हाफ होती है और मल्टीप्लाई में 10 है तो ये कट के तो 5 आ ही जाएगा ना मेरे दोस्त। अब उसके बाद अगर हम बात करें, सबके बेस सेम है। अभी एक क्वेश्चन पहले भी किया था शायद, हाँ बिल्कुल किया था, सबके अगर बेस सेम है तो सिर्फ पावर कंपेयर कर लो ना। बेस सेम है, पावर कंपेयर कर सकते हो, ये हो जाएगा भैया एक्स से एक्स कट, 2x प्लस 7, वहां जाके माइनस का 7, ये आ जाएगा -का 2, और ये 2x, 2 से 2 कट, x आ गया आपका -का 1। कुछ भी नहीं है, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लो, तो ज़्यादा तो मतलब मेरे ख्याल से इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इस वाले पेज में तो मुझे लग रहा है कि दोनों तीनों क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक करेक्शन और है, ये वाला जो है ना, ये 22 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 20, ये आपका 36 होगा, टी की पावर 36 लिखिएगा, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है। हाँ अब इसको करिए। अब आप लोगों ने अगर पावर एंड एक्सपोनेंट्स का थोड़ा सा भी मतलब अगर ज्ञान लिया है, तो आप लोगों को ये चीज पता होगी कि अगर कोई पावर नीचे की तरफ होती है और वो ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये C9 है, ठीक है, C9 क्या होगा भैया, ऊपर की तरफ जाएगा तो C36 में से माइनस हो जाएगा, तो अब क्या बच गया है अपने पास C में पर 27। A12 है, अगर वहां ऊपर जाएगा, चल इस A4 को हम नीचे ले आते हैं ना, बात तो एक ही है, A4 नीचे आएगा तो नीचे बच जाएगा A8। ठीक है, ये क्यूब रूट है भाई, देखो क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान रखना, और p का क्यूब जो है वो ऐसे ही रहेगा। आप सबका क्यूब रूट ले लो, माइनस तो चल ही रहा है, तो भैया p क्यूब आ जाएगा, p से बाहर 27 किसका क्यूब होता है भैया, 27 होता है हमारे 3 का, तो ये आ जाएगा C3, और A8 किसका, -b c³ ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत इजी, कह रहा है
इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ n अकर्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना जब नहीं समझ में आया ना कि ये बोल क्या रहा है, सीधा सीधा काम करा करो, एक एग्जांपल ले लिया करो। ले लिया एग्जांपल कोई भी 27, प्राइम फैक्टर कर लो इसके, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। या फिर अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 64 ले लो तो 4 इंटू 4 इंटू 4। इन सब में है क्या भैया, 3 टाइम्स ही तो हो रहा है, खत्म। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज परफेक्ट क्यूब। देखो भैया, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट अगर आपको पता हो, या फिर बताओ तो कोई बात, 10 का क्यूब क्या होता है, सुनो बात को ध्यान से। 10 का क्यूब 1000 है ना। और अगर मैं बात करूं कि 100 का क्यूब क्या होता है, चलो इसमें मत करो यार, इस करते हैं, इससे नहीं, सिंपल चेक ही कर सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर। इसमें से आप लोग बस इतना चेक कर लो कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है कौन से, ठीक है। मैं क्यूब पे चला गया था, मैंने क्यूब देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर है कौन से। देखो यार, अगर 100 का परफेक्ट स्क्वायर याद हो तो 10,000 होता है, ठीक है ना। 100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000 होता है। अब ये तो 5 डिजिट आ गया, इससे मतलब 999 भी 4 डिजिट ही होगा ना, लेकिन 999 तो भैया परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। एक अगर आपको टर्म सीखी हुई हो आपने, मगर मेरी स्क्वायर वाली वीडियोस देखी हुई हो तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट्स, लास्ट डिजिट और फिर आगे वाला नंबर किसके पास में है, 81 या 100। ये 100 के पास में है तो 9 और 9, 99 का जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 9801। दो तरीके हैं आपके पास, या तो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ या फिर सीधा फाइंड कर लो, ठीक है ना। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ, अच्छा हाँ, ये मैंने आप लोगों को पिछली बार बोला था ना कि अपन ने एक बार तो इक्वेशन बना के देख लिया, एक बार किसी और तरीके से देखते हैं। देखो, कह रहा है कि एक्स और वाई जो है 8 ईयर्स अगो, यानी कि इनकी बात करते हैं कि 8 साल पहले, 8 साल पहले अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं अभी 0 पे हूँ, तो 8 साल पहले कितने पे होऊंगा, -8 पे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और यहाँ से 8 साल बाद यानी कि +8 पे। देखो ये प्रेजेंट से 8 साल पीछे और उस पीछे से 8 साल आगे, यानी कि टोटल 16 साल का ये गैप ले रहा है। बात समझ पा रहे हो, प्रेजेंट एज से 8 साल पीछे ले जा रहा है, फिर प्रेजेंट एज से 8 साल आगे ले जा रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, 16। अब 7:6 के रेशियो में इन्होंने कुछ 16 जोड़ा होगा, ठीक है। 16 नहीं, सॉरी 32 जोड़ा होगा, क्योंकि 16 और 16 दो जने है ना, 32 जोड़ा होगा, तब जाके ये ऑप्शंस आए होंगे। अब अगर ऑप्शंस में से 32 माइनस कर देते हैं और देख लेते हैं कि 7:6 यानी कि 13 का कोई मल्टीपल है कि नहीं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये मेथड अगर आप वापस सुनो, मेरे को इसने बोला है कि प्रेजेंट एज से 8 साल पहले और प्रेजेंट एज से 8 साल बाद दो बातें करनी है, यानी कि इन सब में कितना हो गया, 8 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि 16 साल, ठीक है ना। तो भैया एक जने का 16 साल, तो दो जनों को कितना हो गया, 32 साल। अगर इन ऑप्शंस में से मैं 32 माइनस कर दूं तो वो 13 का मल्टीपल आना चाहिए, 7+6 13 का मल्टीपल आना चाहिए। तो करके देख लो, इसमें से माइनस करोगी तो ये आएगा 50, तो ये तो है नहीं 13 का मल्टीपल, तो ऑप्शन ए कट, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करो तो ये आएगा 5 और 6, 65, 13 5 या 65 होता है, तो ऑप्शन, इस तरीके से कर सकते हो। वरना इक्वेशन तो बनाना अभी अपन ने सीखा ही था कि भैया इनको मान लीजिए 7x और इसको मान लीजिए 6x, ये हो जाएगा 7x - 8, ये हो जाएगा 6x - 8, फिर 8 साल के आगे की और बना लो,
तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो वाला मेथड समझ में आ गया है तो उससे तो यार आपको 5-7 सेकंड में ही हो जाएगा। 5-7 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10-20 सेकंड में। थोड़ा सा सोचने में भी टाइम लगेगा, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेथड्स बहुत सारे हैं, जो आपको सूट करे आप उसके साथ जाइए। द एज ऑफ बॉय, अच्छा ये देखो ना, इसको पढ़ोगे ना तो ये दिमाग घूमता जाएगा, दिमाग घूमता जाएगा। मतलब देखो, द एज ऑफ बॉय इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड मदर इज इक्वल टू द एज ऑफ फादर। ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि कह रहा है कि जो बेटे की एज है वो मम्मी से 1/5 है, और अगर मम्मी और बेटे की एज ऐड कर दो तो वो पापा के एज के बराबर आ जाएगी। आफ्टर 15 years द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड हिज मदर विल बी 4 एंड थर्ड ऑफ हिज फादर। फिर बोलते हैं कि आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद की बात कर रहा है, मतलब 3-4 इक्वेशन बनवाएगा तुमसे। मैं क्या कहता हूँ कि ऑप्शंस देखो, पहली लाइन पढ़ो, द एज ऑफ द बॉय इज 1/5 ऑफ द मदर। मान लो ना कि यार एक बार बच्चे की एज 5 साल है, तो माँ की एज 5 गुना ज्यादा होगी, यानी कि 25 साल होगी, ठीक है। और कह रहा है एंड द मदर्स एज एंड सन, सॉरी, एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड मदर इज इक्वल टू द एज ऑफ फादर। 25 + 5 हो जाएगा 30, ठीक है। इतना समझ में आया ना? देखो कट करो, 1, 5, 6, और ऑप्शन में से सॉरी, हाँ 1, 5 एंड 6, तो ये ऑप्शन सी। पहली लाइन से ये क्वेश्चन खत्म हो रहा था। अब जो बच्चा समझ जाता वो समझ जाता, नहीं तो वो 3-4 इक्वेशन बनाए जा रहा है, सॉल्व करे जा रहा है, 4 मिनट लगा दिए उसने, सॉल्व हो जाएगी। मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो जाएगी, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ इक्वेशन बनाओगे ना आराम से सॉल्व होगी, लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना है भाई, और इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है। The ratio of income is 5:4 and the ratio of expenditure is 4:3. The saving of P is more than of Q by 16 2/3. 16 2/3 मतलब 1/6 भाई, फ्रैक्शन फॉर्म अगर पता हो तो। What percent of income does P spend? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो, इनको मान लेते हैं 5। चलो सुनो मेरी बात, यहाँ पर सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये कमाने के बाद मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए, में से बचा कितना, 20 रुपये, उसको मैंने सेव कर लिया, वो मेरी सेविंग हो गई। यानी अगर सेविंग की मैं डेफिनेशन देखूँ तो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना? सिंपल सी चीज़ है, इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो यार मैं बोल सकता हूँ कि ये 5x कमाता था और 4y उड़ा देता था, उसकी तरह ये वाला 4x कमाता था और 3y उड़ा देता था, मतलब खर्च कर देता था, उड़ा देता इन द सेंस। ये इनका क्या आ गया, इनकम और रेशियो का एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो का वो अपन ने इक्वेशन बना ली, ठीक है। 2 वेरिएबल की बना दी मैंने। अब यहां पर ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि पी की जो सेविंग है वो क्यू की सेविंग से 16 2/3% ज्यादा है। मैं बोलता हूं कि मान लो क्यू जो है वो 1 रुपया ही सेव करता है, एक ही सेव करता है, तो पी कितनी सेव करेगा? ठीक है, कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा मैं। तो पी की आ गई 1/6। अब यहां से हम लोग यहां से हम लोग एक बार पॉज करना, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि यार 7/6, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पी है ये 7/6 मोर होगा इससे। ये इक्वेशन बन रही है ना आपके पास, देख लो भैया, आराम से हो जाएगा ये तो। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है बस।
क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और खेल खत्म आपका, मतलब आपका नहीं क्वेश्चन का। ये तो भैया कट रहा है आराम से, 2x बाय, ठीक है कि बस खत्म हो गया ये तो। 1/3 आएगा, 2/3 नहीं आएगा। यहाँ से परसेंटेज निकाल ही सकते हैं हम लोग, है ना। एक्स और वाई के बीच में कंपैरिजन तो बना ही दिया हमने। अच्छा, इसको करने का ना ये तो एक इक्वेशन है ही, बताइए। एक ना फ्रैक्शन वाला भी तरीका, फ्रैक्शन वाले तरीके की बात हम इसके अगले वाले, जैसे एक और ही क्या बोलते हैं, और है ऐसा कम वाला, उसमें आपको मैं फ्रैक्शन वाला तरीका फ्रैक्शन वाला बता दिया। चलिए, मोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,500 and 12% per annum compound. The he received an amount of ₹15,680 after X year. Our time. Then वो वैल्यू ऑफ X is. अब मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा हूँ इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सबको पता है कि CI वाला जो होता है उसमें अमाउंट होता है 10, सॉरी P एम है 1+R/100 पावर M। यहाँ से सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लो। एक बात बताऊँ, प्रिंसिपल कितना था? 12,500। अमाउंट कितना कमा है? 15,680। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया बेटा? 3,180 आया। नहीं आया होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कह रहा है कि 12% पर एनम है। 12,500 का 12% कितना होगा? लगभग लगभग 1,500 होगा। 12% कितना होगा? 1,500 होगा यार। 1,500 और 1,500 3,000 होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि 2 साल में ही 3,000 के पार पहुंच गया, 3,000 के आसपास। एक साल में तो मिलेगा नहीं, एक साल तक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है। अगर मैंने बोला 2 साल सिंपल इंटरेस्ट मिला तो 3,000 पहुंच गया, और अगर 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता पहुंच जाता 15,600। आएगा इसका ऑप्शन कि 3 साल का इंटरेस्ट 4500 नहीं, हाँ 4500 से भी ज्यादा होगा, और 4 साल का इंटरेस्ट तो भैया 6,000 से ज्यादा करनी है। समझदार बच्चे हैं, हमने तो दिमाग ही लड़ा दिया कि सर ये तो आसानी से क्वेश्चन हो जाए। हाँ, इसके अलावा इसके तरीके तो आपको फॉर्मूले लगाओ ये सब, लेकिन समझदार बच्चा वही है जो टाइम बचा के अपना दिमाग लगा ले। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1,25,000 फॉर 9 months एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कितने क्वार्टर होते हैं बेटा साल में? 4 क्वार्टर, ठीक है। तो भैया हम लोग हार फील्ड में क्या करते थे, फील्ड कितने होते भैया? दो, आधे आधे साल मिला के एक पूरा साल बन जाता है ना, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट। क्या करते थे, टाइम को डबल करते थे, रेट को आधा कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4, 9 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 36 महीने की बात है, 3 साल, है ना। और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब कर लो, ये 1,25 × 8% है रेट, यानी कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2%, ठीक है। और अगर अंदर वाला ये पता है कि 2/100 होगा, यानी कि 1/50 होगा, यानी कि 51/50, यानी कि 51/50, और इसको 3 टाइम्स लिखना है। ये 0 0 3 0 से 3 0 कट, ये 5 5 5 कट, 51 का क्यूब देख लो भैया, लास्ट डिजिट तो 1 होगी, तो भैया यहाँ पर तो 2 ऑप्शन तो कट गए, सी और डी। अब अपने पास बचा है ए और बी। 51 का क्यूब निकाल ही लेते हैं।
ऑप्शन आएगा आपका ए 7551। ठीक है, 7551 ही आएगा। 7651 हो गया, 5 प्लस कर लेते हैं। हाँ, एक देखो, 51 का क्यूब आएगा 1,32,651। ठीक है, ये तो आ गया आपका अमाउंट। अब अमाउंट में से आप माइनस कर दोगे इसको, 12,500 सॉरी 1,25,000 को, तो आपके पास 7 दिख नहीं रहा होगा, है ना? तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7,651। ठीक है, 51 का क्यूब आपको देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1,32,651, जो कि आपका क्या है, टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट लगने के बाद में। अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 7,651 जो है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आसान था। पाइप ए कैन फिल अ टैंक, पाइप एंड सिस्टम, फेवरेट टॉपिक, इन 12 आवर्स। अच्छा, यहाँ पर भी एक करेक्शन है, ये 6 PM नहीं है, ये 6 AM है। हमारी टेक्निकल गड़बड़ ज़्यादा। Pipe A can fill a tank in 12 hours and pipe B can empty the tank in 18 hours. Both pipes are opened at 6 AM and after some time pipe B is closed. अच्छा ठीक है, and tank is full at 8 PM, यानी कि 6 बजे चालू हुआ और रात को 8 बजे बन गया, यानी कि 6 से 6 12 घंटे, तो ये हो गए 2 14 घंटे तक काम चला। 14 घंटे में से जो पाइप ए था वो 12 घंटे था चालू, पाइप बी हमको नहीं पता कि 14 घंटे में कितने घंटे चालू, है ना? ये बात तो हमको समझ में आ गई, हाँ कि ना? ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, फिर एक बार पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आपको बस सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व कर ले भाई। नेक्स्ट था आपका चालू, यानी कि 10 आवर्स चालू था, इसका मतलब 9 AM पे ये हुआ होगा आपका, 9 AM पे बंद। ठीक है ना? और मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो पॉज कर करके बेटा 3 आवर्स में आए, 7 आवर्स, 3 आवर्स में, हाँ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स में ही बंद कर दिया गया था वो, और 3 आवर्स में बंद कर दिया, यानी कि 6 बजे चालू हुआ था नल और 9 बजे बंद कर दिया, 9 AM। ये वाला AM था, PM नहीं था, अगर आप करेक्शन सुन रहा था मेरा। ठीक है ना? अब आपको ये बोल रहा है, अ कार कवर्स 300 किलोमीटर्स एट कांस्टेंट स्पीड, if its speed was 10 kilometer per hour more, then it would have taken 1 hour less to travel the same distance. Find the speed of the car. देखो, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इसमें बता रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये तो सबको पता है ना, DST फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ हमको डिस्टेंस दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही दे, और कुछ भी नहीं। स्पीड हमको बोल रहा है कि भैया x मान लेते हैं इसको, और टाइम हम वो बोलते हैं इसको t, टाइम को t बोल देते हैं और स्पीड को x मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस 300 दे रखा है, क्या रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, यानी कि 3 घंटे कम लगे होते अगर 10 किलोमीटर पर आवर को मतलब अपने ज़्यादा कर दिया होता है इसमें, यानी कि अगर x+10 होता और t-1 होता, तब हम लोगों को 1 घंटा कम लगता। फिर अगर हम 10 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा देते तो हमारे पास टाइम कम लगता मेरे दोस्त। अब देखिए, ये दो इक्वेशन हमारे पास प्रॉपर आ गई है, दो इक्वेशन आ गई है प्रॉपर। अब अगर हम इसको इक्वल करके सॉल्व करें तो
ठीक है ना। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद आपको दो फैक्टर निकालने हैं, वो आपको वैल्यू दे देंगे टाइम की, और टाइम से आपके पास स्पीड निकल जाएगी। तो करिए सॉल्व, देखते हैं, आप भी सॉल्व करिए, हम भी करते हैं। और हम जो भी करा रहा हूँ ना उनको क्या करा करो, और वीडियो को क्या करो, तो आप लोगों को दिख ही रहे हैं सारे, और सॉल्व करा करो। टाइमर देखो कितना लग रहा है, तो 10-20 से इतना लग रहा है तो ठीक है, अगर 2-2 3-3 लग रहे हैं तो भैया दिक्कत है। मेरे ख्याल से 1.25 घंटे की तो है ही है, ठीक है ना, हो जाएगी आराम। तो, तो उसमें अब अगर आप 10-10 20-20 सेकंड कर रहे हो, हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ, मैं ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बातें भी कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों को क्या करना है, पॉज करना है, टाइम नोट करना है, बाद में देख लेना कितना टोटल टाइम लगा इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 50 क्वेश्चन है भैया। मैं कहता हूँ अगर हर क्वेश्चन को, कोई कोई क्वेश्चन होता है जो बड़ा होता है, खींच, हमको पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही हमको खींचेगा, थोड़ा सा स्किप कर दो, बाद में कर लो। जिन क्वेश्चंस को हम पहले निपटा सकते हैं ना उनको निपटाओ। छोटे क्वेश्चन है कि हमको पता है कि नंबर ऑफ मार्क्स तो सब कैरी कर रहे हैं, आप लोग को रखनी है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी फॉर द एरर, वो रिकॉर्डिंग वाले सेल के डिस्चार्ज हो गए थे सेल, या आपको आवाज़ मेरी आना शायद बंद हो गई होगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है भैया जी, दो बस सिंपल सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है। क्वाड्रेटिक दो नहीं, एक ही बनेगी, सॉरी। ये हो जाएगा आपका TX माइनस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी 300 और 20 माइनस एक्स, कट हो जाएगा आपके पास 10 से, तो ये बन जाएगा 10t माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इस तरीके से होगा कि टी स्क्वायर, इसको पुट करा एक्स की जगह आपने, तो माइनस टी और माइनस और प्लस 30 होगा मेरे। ठीक है, यही आनी चाहिए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना ही आता है, इसके दो ही फैक्टर आएंगे भैया, 6 और 5। ठीक है, तो देख लीजिए, माइनस का ही 5 माइनस 30, ये हो जाएगा 60 प्लस 5t। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि भैया जो 6 है वो प्लस में जाएगा, और 5 है वो माइनस में जाएगा, तो माइनस वाला तो हमको लेना ही नहीं है, प्लस वाला लेना है। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई कितनी, 6, और 300/6 यानी कि 50, और 50 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगर हमको क्वाड्रेटिक में, आपको मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला, जो दूसरे सैम्पल पेपर में, उसमें आपको मैं इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म ही बता दूंगा। हालांकि इनको देख देख ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कई बार हम लोग देख के भी बता सकते हो, लेकिन हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी सॉल्व कराना ही था आप लोगों को एक बार। आप लोगों की डिमांड थी पिछले वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा दीजिए एक बार। ऐसा आप लोगों के पास वीडियो होगी ना, देखिए यार क्वाड्रेटिक वाली। और अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ बनाने बैठेंगे, बात नहीं, ठीक है। टू ट्रेन ट्रेवलिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक यहाँ से एक वहाँ से आ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब भैया कि है वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना, अगर एक साथ जा रही होती तो स्पीड माइनस होती है, और अगर सामने से आ रही हो तो स्पीड जाती है। मतलब मान लो ना कि यार दो लोग अगर आके सामने से टकराएंगे तो बचीड़ बोलेंगे ना, लेकिन एक पीछे से जाके ठोकूंगा ना तो कम लगेगा वो। ठीक है, चलिए, तो भैया ये हो जाएगा आपका 55 मीटर पर सेकेंड, और दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन आप ऐड कर दीजिए, 300 प्लस 250 यानी कि 550। अरे ये तो कट हो रहा है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आ रहा है। 10 सेकेंड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, देख लो सबसे पहले तो, अगर ऑप्शन कोई डिलीट हो रहा है इससे तो
नहीं, सबके डिजिट का सम 9 ही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स गेट्स रिवर्स। अगर इन चारों में से वो ऑप्शन देख लो ना जिसमें से 27 माइनस करो तो उस नंबर का ओरिजिनल आ जाए। तो 81 में से तो 18 आना चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा 27 माइनस करने पर। 72 का 27 आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 36 में से 27 माइनस कर देंगे तो 63 कभी भी नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल ये तीनों इक्वेशन। 63 में से 27 माइनस करके देखो क्या आ जाएगा, 13 में से 7 के बच्चे, हाँ तो 36 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर होगा। देयर आर सम फोर व्हीलर्स एंड सिक्स व्हीलर इन गराज, दैट सिक्स व्हीलर एंड फोर व्हीलर्स, ठीक है भाई, ये वाली कौन सी गाड़ी ट्रक खड़ा है? सिक्स व्हीलर्स है और फोर व्हीलर है, ठीक है। अब बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, मतलब गराज में टोटल नंबर ऑफ व्हील्स हमको दे रखा है कि भैया 120, तो 20 है। द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स इज 3/2 टाइम्स द नंबर ऑफ सिक्स व्हीलर्स, यानी कि नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स को मैं बोल देता हूँ एक्स और नंबर ऑफ सिक्स व्हीलर वाई। नंबर ऑफ जो फोर व्हीलर्स हैं वो 2 यानी कि 3 टू, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ सिक्स व्हीलर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिक्स व्हीलर्स इन राज। देखो, एक छोटा सा मैं बोलता हूँ, 120 चक्के टोटल है, 120 है टोटल। अब सिक्स व्हीलर और फोर व्हीलर भी है, ठीक है, सिक्स व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों है। मैं ये कह देता हूँ कि 2/3 है, 2/3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ। मुझे ये बताओ, अगर मैं 20 सिक्स व्हीलर लूंगा तो वो 120 ऐसे ही बन जाएगा, है ही नहीं, खत्म। अगर मैं 5 सिक्स व्हीलर लूंगा तो ये 30 आ जाएगा, और बाकी फोर व्हीलर्स के कितने हो जाएंगे, 90 की। 90 अगर 15 से हम 4 से डिवाइड करें तो आएगा कितना? हाँ, वो भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर सिक्स व्हीलर हम 15 ले लें तो 15 × 90, बाकी बचे 30 चक्के, ऐड ही नहीं हो रहा। बाकी बचा D10। अगर हम D10 ले लेते हैं, यानी कि सिक्स व्हीलर के कितने चक्के हो गए, कितने व्हील, रिमेनिंग व्हील्स कितने रह गए, 60, या ऐसे ही होगा ना। तो फोर व्हीलर 60 से डिवाइड हो रहा है क्या फोर? जरा करके देखिए क्या है, ठीक, देख लो ना यार, 6 × 10 60, ठीक है। अब 120 में से 60 चले गए तो कितने बचे भैया? टू व्हीलर्स कितने, फोर व्हीलर्स ही बचे, बाकी सब साले 60 के। तो ये आ जाएगा 4 × 15, और 10 और 15 2/3 होते हैं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, खत्म। तो इस तरीके से सोचते हैं अगर आप, तो सोचिए, मैं इक्वेशन बना के तो बोलूंगा अगर ये तरीका समझ जाओ तो अच्छा है। ऑप्शंस एलिमिनेट करना वाला हमेशा तरीका जो होता है बेटर होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? अरे यार देखो, मिनिमम इंटीरियर एंगल मैं बोलता हूँ 60 डिग्री। क्यों? सुनो ध्यान से। मिनिमम से जो है बाहर मैक्सिमम भी तो फर्क पड़ेगा ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है सबका सबका सम? 360। और सिंगल कितना हो सकता है? ट्राइंगल में हो सकता है ना मैक्सिमम। जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होता है वो 120 होता है, ठीक है, ट्राइंगल में। 120 से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल्स बढ़ नहीं सकता, 120 मैक्सिमम है। और अगर 120 मैक्सिमम है तो इंटीरियर में 60 होना ही पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री ही होगा। आप लोग इसको ना जाके नन मत करके आ जाना, बहुत लोग कर देते हैं नन, कि सर 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। अरे बाहर वाला भी तो देखना है यार, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगल इन अ बेक्सागोन? अरे ये बेक्सागोन नहीं है, ये सॉरी हेक्सागोन होगा, हेक्सागोन थोड़ा, ये इसका फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, n(n-3/2), n की वैल्यू 6, क्योंकि हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं? 6 होते हैं, 6 - 3/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, इन द एडजस्टेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट पी, सी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी। ये वाली चीज निकालनी है भाई।
सोचो जरा, 5 सेकंड पॉज करो वीडियो को, सोचो। भैया जी देखो, ये दोनों 60 और 100 मिलके कितना हो रहा है? 160 हो रहा है। 160 हो रहा है ना मेरे भाई। और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है बेटा? चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। यानी कि इन दोनों एंगल्स को मिलके 200 तो होना ही पड़ेगा, है ना? एंगल्स को 200 तो होना ही पड़ेगा। ये कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। बाइसेक्टर है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी एंगल को, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यानी कि अगर मैं इसको 50 मानूं, इसको 50 मानूं, तो ये तो हो गया 100, तो इसको 80 होना ही पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है ही सर। अगर आप बोलो कि सर ये 200 हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक 120 हो और एक 80 हो। तो हाँ, फिर भी 60 और 40 ही हुए ना आधे आधे बाइसेक्टर तो इन दोनों को तो फिर भी 100 ही होना पड़ेगा, तभी तो वो ट्राइंगल वाला 180 वाला कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को खड़का सकते हो, ठीक है? खड़का दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं खड़काया तो आप खड़का लेना। Square and rectangle each have a perimeter of 40 meter. The difference between areas of two figure is 9 meter square. अरे यार डिफरेंस वही मत, मैं तो कह रहा हूँ आपको बोल दिया है पेरीमीटर 40 है, स्क्वायर का भी पेरीमीटर 40, यानी कि 10 उसकी क्या आ गई है? स्क्वायर की साइड आ गई ना 10, ठीक है? तो उसका स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 100। द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ द टू फिगर इज 9 मीटर स्क्वायर। व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल? ठीक है, क्या तो अपन को पता है कि ये स्क्वायर का एरिया तो 100 हो गया। सीधी सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया 91 होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कितना दे रखा है? 9 मीटर स्क्वायर। अब देख लो ना, 91 है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 91 आ रहा है? ये 84 हो गया, 15 5 75 हो गया, ये 108 हो गया, ये हो गया 13 7 91, और यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है? स्क्वायर की डायमेंशन तो दे रखी है, पेरीमीटर तो दे ही रखा है उसका, तो हम लोग ये तो सोच ही सकते हैं कि 10 मीटर हुई उसकी डायमेंशन। और अगर हमको 10 मीटर पता चल गई तो स्क्वायर का एरिया होगा 100। डिफरेंस है 9 मीटर का, तो 100 है अगर स्क्वायर, तो 891 होगा अपना कौन? रेक्टेंगल। और 91 के मल्टीपल्स आपको 13 और 7 दिख रहे हैं मल्टीप्लाई कराने पे। कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड डी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर अपन बना ही देते हैं। ये हो गया अपना ए बी सी और डी। अब आपको ए बी दे रखा है 6, बी सी दे रखा है 5, और ए सी यानी कि एक डायगोनल दे रखी है, ठीक है, 7 दे रखी है भैया, ठीक है ना? कह रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये निकालना है आपको। इसका भैया पैरेललोग्राम का एरिया बोल, ठीक है, बेस इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू एच, ज़्यादा नीचे हो गया क्या? 6 इंटू एच। और इसका दूसरी तरीके से एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देख भाई, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, अपोजिट इक्वल होती है, 6 6 5 5। अगर मैं एक ट्राइंगल का हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल दूं, कितना आएगा? देख, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं एक ट्राइंगल का, उसको डबल कर देंगे और उस एरिया को हम लोग बेस इंटू हाइट के बराबर रख देंगे, वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एस निकाल देते हैं। एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 7 और 6 13, 13 और 5 18/2, यानी कि एस तो आ गया आपका 9। अब होता है रूट में 9, 9 माइनस ए 9 माइनस बी 9 माइनस सी, ऐसा करना है। तो ये रहा 9, 9 माइनस ए आ गया आपका 3, 9 माइनस बी आ गया आपका 4, और 9 माइनस सी आ गया आपका 2, ठीक है? अब ये वाला और ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएंगे 2 इंटू 3, और अंदर रह जाएगा रूट का 6। तो बेटा 2 इंटू 3 और अंदर रह गया रूट का 6, तो ये 6 से ये 6 कट, ठीक है ना? गड़बड़ हुई, 3 बार आया, 2 बार आया। हाँ भैया, दो ट्रायंगल है ना, तो इंटू 2 भी तो करना पड़ेगा यहाँ पर दोनों के एरिया मिला के।
हाँ, तो h क्या होगा 2√6, ऑप्शन डी। मतलब 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपन ने हेरोन्स फार्मूला से तो एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब दूसरा ट्रायंगल इसकी सिमिलर ही ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे। और इंटू 2 करने पे हमारा भैया ये 6, तो ये 6 कट ही रहा है, बाकी जो h बचा वो √6 और ये 2, यानी कि 2√6, खत्म मामला। फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इज डग आउट एट्स वेल इन 16 मीटर डीप एंड विच हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 मीटर। मतलब भैया देखो, सबसे पहले अगर आपने कभी कुआं देखा है, यानी कि वेल देखा है, तो वो देखा होगा आपने, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। और अगर आपने वो कुआं खोदा है तो सिलेंड्रिकल शेप में खोदा है, तो उसका जो मिट्टी आई है बाहर, उससे आपने एक रेक्टेंग क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना दिया है। वो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म किसकी शेप में होगा, क्यूबॉइड की शेप में। तो भैया सीधी सी बात है, मिट्टी का जितना वॉल्यूम निकालोगे उतना ही तो वॉल्यूम वो क्यूबॉइड पे लगाएगा, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे लगाएगा। तो हमको उस क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है। तो इन दोनों का अगर हम वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, सिलेंडर का और इस प्लेटफॉर्म का, ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ मेरे ख्याल से तो वो इक्वल हो जाएगा। और हमको पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 इंटू, अच्छा ये नहीं, ये रेडियस ही दे रखी है, हाँ 3.5 अपॉन 3.5, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 16 मीटर। इसको तो 16, तो देख बेटा 16 से तो 16 जा ही रहा है, खत्म कहानी। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, और फिर ये 5 7 जा 35, तो ये 7 और इसको तू मान ले 11, तो ये ऊपर आ गया 77, नीचे आ गया 5 2 जा 50, 50। तो इसको तू डिवाइड कर, तेरी हाइट आ जाएगी 77/50 से। 51 जा 51 तो सब में ही आ ही रहा है क्या ऑप्शन में, हाँ तो 51 जा 50। अब बचा 27, तो आ जाएगा 5 जा 27 मतलब 270, और 270 का 5 मल्टीपल होता है तो 250, बचा 20, और 20 यानी कि 200 इंटू 4 1.54 मीटर। बेटा डिवीजन कर लेगा ना इसका, 1.54 आ जाएगा। करके देख ले, भले पॉज करके वीडियो करके देख ले। ये समझ में आया ना, क्या करना है भैया जी, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपको इक्वल करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों, क्योंकि भैया जो वेल होता है वो सिलेंडर की शेप में होता है, जो कुआं होता है वो सिलेंडर की शेप ही होता है। और आपको ये कह रहा है कि भैया उससे जो मिट्टी निकाली है कुआं खोदने से, तो आप लोगों ने एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया, तो उन दोनों का वॉल्यूम ऑब्वियसली सेम ही होगा। What is the difference between the total surface area and curved surface area of a cylinder whose radius is 10 सेंटीमीटर? एक बार ये मेरी बात सुन, देख सबसे पहले तो देखना पाई की वैल्यू मत डालना, क्योंकि पाई में ही दे रखा है आंसर। मुझे बात बताइए, सिलेंडर सिलेंडर का सी एस से टी एस से होता है 2πr/h प्लस 2πr², यही होता है टी एस से सिलेंडर का। टी एस से क्या होता है सर, 2πr/h, माइनस ही तो करना है। देखना भाई, डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये और ये तो कट ही हो गया, आया कितना 2πr²। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 2 आ जाएगा आपका 200 पाई। खत्म क्वेश्चन, अड़गा दिया तुम लोगों ने तो। ऑप्शन ए, होशियार हो तुम लोग। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15, ठीक है बेटा 6 नंबर ले लिया तूने, उनका मीन ले लिया है। इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम एवरी, अरे यार एवरी नंबर बोल दिया, काम ही खत्म हो गया। भैया समझ लो कि यहाँ पर मैंने 6 नंबरों का मीन लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर -2 करूंगा हर किसी में, तो यहाँ से भी -2 करना ही पड़ेगा ना, वरना जो हमारे यूलियर जी ने बोला था ना कि भैया, अगर यूलियर जी ने बोला था, किसने बोला था याद नहीं है मुझे, कि अगर हटाते हो तो दोनों से हटाओ, दोनों साइड से, और जोड़ते हो दोनों में जोड़ो, डिवाइड करते हो तो दोनों में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों में डिवाइड करो। तो इसने ये जब एवरी नंबर लिखा ना, तो ये क्वेश्चन उधर ही खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा 30, आई नहीं कुछ। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द लेंथ drawn to the longest form is opposite vertex। देखो यार, अब है ना, तुम लोग एक चीज कर सकते हो, इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। कह सकता है मेरा ए बी सी
एक बोल दिया 45 है, एक 60 है, एक 75। इसमें तुम हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा नहीं हो जाएगा? हेरोन्स फार्मूला लगाओगे, आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर दोगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हेरोन्स फार्मूला से। लेकिन अब देखो, बात सुनो मेरी, ये तीनों देखो किसके मल्टीपल दिख रहे हैं तुमको? 15 के दिख रहे हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। बताओ ना, इनको खत्म करो इनको। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 70। तो 3 4 5 अब इजीली हेरोन्स फार्मूला निकाल सकते हो। अच्छा, जब आएगा तब उसको 15 से वापस हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, जो भी आएगा। बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी निपटा सकते हो। तो करके देखते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका 5 और 4 9 और 12, 12 यानी कि 6 माइनस 3 यानी कि 6 इंटू 3, 6 माइनस 4 यानी कि 2 और 1, बार आ जाएगा 6 और हाफ इंटू इस हाइट हो जाएगा 90। अब देख, 15 पंजे 15 थिंग, तो ये आ जाएगा 3 और 21 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने रफ में ही करी है, लेकिन शायद मेरे को लगा मैंने हाँ सही करा, 99% तो मैंने सही करा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया कि आप इसको हेरोन्स फार्मूला से मैच कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। आप इजी इजी है, तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा अगर फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा वापस बना देता हूँ। ये 60 डिग्री दे रखा है और ये 25 डिग्री दे रखा है, ठीक है? ट्राइंगल है और ये वाली साइड के इक्वल क्या रखी है, यानी कि ये छोटा सा जो ट्राइंगल है ये क्या है? आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। तो ये 25, तो बेटा ये भी 25, 50 हो गए। अब ये 50 हो गए, तो बेटा इस वाले को 130 होना ही पड़ेगा, और इस वाले को 130 होना पड़ेगा, तो लीनियर पेयर से इसको 50 ही होना पड़ेगा। लीनियर पेयर वाली भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। तो ये आगे 50, ये आगे 60, यानी कि 110। और इस वाले को अगर हम 70 बोलें तभी तो इन तीनों का 180 पूरा होगा। सिंपल था, भड़का दिया। सिलेंडर टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। अरे भैया, डेप्थ बोल रहा है मतलब हाइट बोल रहा है, ठीक है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 5632। तो ये आ जाएगा 22/7। ये डायमीटर बोल रहा है, ठीक है ना? डायमीटर ऑफ बेस। तो ये 16 बाई यानी कि 8 इंटू 8, हाँ, इंटू एच। कट कर देख हो रहा है क्या? 11 टू ज़ा 11 5 ज़ा 1 और 2 ज़ा 5 1 2। अरे भाई, कमाल ही हो गया। ये तो 8 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 5.2 आ रहा है। अब हमको तो पता है कि ये 8 का क्यूब होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको 8 ही होना पड़ेगा। एक मिनट, तो ठीक है। अच्छा सॉरी, इस 7 को तो हम भूल ही गए। इस 7 को तो हम भूल ही गए, यहाँ पर नीचे 7 था। हाँ, तो ये 8 उधर चला जाएगा, इससे कट कट, ठीक है? तो ये आ जाएगा, एक ये 2 रह गया और ये 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा 28। 28 ऑप्शन में है, ठीक है? तो ये आप लोगों के पूरे 50 क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम और आगे भी आपके लिए सैम्पल पेपर्स लेके आते रहेंगे। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट के सब लेके आएंगे, आप चिंता मत करिए। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।